तो दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि किस तरीके से जो गुड्स होती हैं उन गुड्स को कॉस्टिंग के हिसाब से, सेलिंग प्राइस के हिसाब से हम तैयार करते हैं। तो ये अली वेटनरी विजडम का एक ट्रेनिंग सेशन है गोट फार्मिंग को लेकर, और इसमें हम उन लोगों को गोट फार्मिंग के बारे में बताएंगे जो कि गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास वो साधन है जिससे गोट फार्मिंग की जा सकती है। तो इसमें देखिए, ऑर्डिनरी लोगों के लिए, जो आम लोग होते हैं, उनके लिए गोट फार्मिंग वो ये समझते हैं कि ये सबसे एक ईजीएस्ट वे है पैसा कमाने का लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेज में। उन्हें ये बहुत इजी लगता है, ठीक है। और उन्हें बस ये लगता है कि जो भी मतलब एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है उसमें गोट फार्मिंग सबसे आसान काम है, और मतलब बहुत मामूली से पैसों से इसे शुरू किया जा सकता है। मतलब मनी की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और मतलब कोई उसमें और ख़र्चा नहीं होता है। मतलब लैंड पड़ी है हमारे पास, थोड़ी सी जगह है, और सोचते हैं कि गोट फार्मिंग स्टार्ट कर दें। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो हमेशा उसकी फीडिंग कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि बकरी कुछ भी खा लेती है, जबकि ये बात ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। मतलब कुछ भी आप खिला सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर आपको उसकी न्यूट्रिशन की, उसकी फीडिंग की नॉलेज नहीं होगी तो आप अपनी एंटरप्राइज को मतलब नहीं चला सकते हैं, आप अपनी गोट फार्मिंग को नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि बकरियों की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो दरअसल इसे कम आंक रहे होते हैं, और वही वो लोग होते हैं कि जिनकी फार्मिंग फेल हो जाती है। वो क्या करते हैं ना, वो शुरुआत से ही खर्चे कम करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जो खर्चे कम किए जाते हैं वो खर्चे कम करने का एक तरीका होता है। आप हर चीज़ में उसे कम नहीं कर सकते हैं कॉस्टिंग को। अगर आप, क्योंकि कॉस्टिंग क्या है, 70% जो कॉस्टिंग है आपके, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, वो 70% कॉस्टिंग आएगी फीडिंग में, जो रनिंग कॉस्ट होती है। तो जब सारा ज़्यादा खर्चा फीडिंग में हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है वहीं पे इंसान उसे बचाने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोगों को मार्केट के अंदर मटन के जो प्राइसेस हैं, जो गोट मीट होता है, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया अभी पिछले लेक्चर में, कि उन्हें लगेगा 600-700 रुपये गोट मीट बिक रहा है, और बस हम अपनी जगह पे रखेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे और उसे बेचना हम शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए गोट का सीधा मतलब होता है प्रॉफिट। फिर वो फ़ोन करते हैं, अक्सर फ़ोन आते हैं मेरे पास, और जगहों पे भी वो फ़ोन करते होंगे पूछने के लिए। तो उनका सवाल यही होता है उन लोगों का, नए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नई एंटरप्राइज जो शुरू करना चाहते हैं, कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं है। हालांकि वो अपने दिमाग में यही सोच रहे होते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और है भी अगर तरीके से किया जाए। तो वो ये पूछते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि 50% जो फार्म्स होते हैं, गोट फार्म्स, नए गोट फार्म, वो अपने शुरू होने के 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से होता है जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था, कि उनकी जो कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस है, वो नेगेटिव में जा रही है ना। कॉस्ट प्राइस हाई होने के कोई भी रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए मॉर्टिलिटी होने लगे, मरने लगे आपके यहाँ की बकरियाँ, तो वैसे ही वो कम हो जाएंगी, तो डायरेक्ट नुकसान होगा। वो इतना प्रोडक्शन ना करें, प्रोडक्शन आपका इतना ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब प्रोडक्शन इतना ना हो, मोर्टलिटी ज़्यादा हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ने लगे, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव आपके मार्जिन्स चले जाते हैं, चले जाएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि विद इन 1 ईयर लोग अपना जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट लूज़ कर देते हैं विद इन 1 ईयर। तो इससे बचने के लिए जो पहली बात मैंने कही थी, हमें चाहिए होती है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ पे हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। जो हमारे पास संसाधन है, हमारे पास ज़मीन है, उसमें उगाया हुआ चारा है, कौन सी नस्ल लेके आनी है, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, वो सब चीज़ें हमें एक तरीके से देखनी पड़ती हैं। उनका ताना बाना एक के बाद एक करके बिठाना पड़ता है उस नॉलेज के ज़रिए से। ये शुरुआती वीडियोस जो हैं ये आपका एक माइंड सेटअप बनाने के लिए बनाई गई हैं। तो इस बात को, मतलब इस बात पे गौर करना कि फार्म बंद क्यों होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं ना, वो फार्म शुरू करने वाला जिसने अभी अभी फार्म बंद किया है, उसने भी वो भी आपके पैटर्न पे ही सोच के उसने फार्मिंग शुरू की थी, लेकिन वो बंद क्यों हो गया। तो ये हमारा मैटर होता है, वाई गोट फार्म गेट क्लोज्ड और शट डाउन, वो शट डाउन क्यों हो जाते हैं, मतलब। तो इस बात को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कुछ भी करने से पहले, क्योंकि माइंड को उस डायरेक्शन में मूव कराना है जिस डायरेक्शन में हम अपने सेलिंग प्राइस को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट में गोट एक रेट पर बिक रही है, वो 250 रुपये है, हम मान के चल रहे हैं। हमें इससे कम कम में कॉस्टिंग लेके आनी है अपनी गोट की। तो हमें इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करना होता है। इन्वेस्टमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए ब्रेकअप्स देखते हैं उसके, कि क्या ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि मैंने इसमें ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं इस बात के बारे में कि किस तरीके से फार्म जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और जो बाहर की गोट है, मतलब जो गोट मार्केट में आती है जिसे ग्रेजिंग कराने वाले बेचते हैं मार्केट में, उनके साथ आपका कंपटीशन कैसा होता है और आपका फार्म किन परिस्थितियों में चल सकता है। मैं उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 2 चीज़ों में जाने हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी होती हैं? सबसे पहली हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिर हमारी रनिंग कॉस्ट आती है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और रनिंग कॉस्ट होती है, ये आप सब जानते हैं कि स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, कोई इक्विपमेंट ख़रीद के लाएंगे, वो फिक्स कॉस्ट में जाता है ना। और इसके अंदर जितना कम आप खर्चा करें उतना बेहतर आपकी एंटरप्राइज़ के लिए होता है। लेकिन खर्चा ऐसे करके कम नहीं करना है कि बस हमने ये सोच लिया कि अब मतलब हर चीज़ में ही कम करने लगे, कि शेड ही हमने ठीक नहीं बनाया है, आंधी बारिश आई शेड टूट गया। कम खर्चे का मतलब ये होता है कि कोशिश ये करें, बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना रहे कि जो एवरेज हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी क्लाइमेट है, हमारा वातावरण है, उसे वो झेल सके। क्योंकि बेसिक पर्पस यही होता है, धूप बारिश वगैरह से हम अपने एनिमल्स को बचा सकें। तो इसके अलावा रनिंग कॉस्ट आती है। रनिंग कॉस्ट में उसका फीडिंग आती है, बकरियां होती हैं, मेडिसिन है, लेबर कॉस्ट है, वो सब हम इसे देखने को हमें रनिंग कॉस्ट में मिलता है। इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, वो होती है कंटिंजेंसी प्लानिंग। गोट फार्मिंग में इसका बहुत रोल है कंटिंजेंसी का। आप गूगल करके इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कि लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि अगर आपकी एंटरप्राइज ये शुरू करते हैं आप, तो जानी तो वो ऐसे चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर ऐसे जाने लगती है, मार्केट में स्लम आ गया, कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो गया, फीड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो आपकी फार्मिंग उस तरीके से नहीं बढ़ेगी, बिज़नेस में उस तरीके से प्रॉफिट जनरेट नहीं होंगे जैसे आप चाह रहे थे, वो वहाँ से डाउन कर जाने लगता है। तो जब बिज़नेस डाउन जाता है
उस टाइम बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। मान लीजिए आपके यहाँ डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाता है, तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट के लिए फ़ोन करते हैं, वो डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, तो वो जो बिज़नेस को बचाने के लिए ये खर्चा होगा, ये कंटिजेंसी में जाएगा। ये आपको पहले से ही अलग करके रखना पड़ेगा और इसे बिज़नेस का पार्ट नहीं मानेंगे आप, क्योंकि शुरुआत जो किसी भी बिज़नेस की होती है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसी बीमारियां आती रहेंगी। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा तो आपको इन चीज़ों के बारे में फिर इतना घबराने की या इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में क्योंकि आप कम जानते हैं, जानकारी कम है, तो हो सकता है वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़े, तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसे हम बिज़नेस का पार्ट, मतलब बिज़नेस के लिए सपोर्ट के लिए मानते हैं, लेकिन हम टोटल जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें काउंट नहीं करते हैं इसे। तो कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या जाने वाला है या आप क्या बेचने वाले हैं। तो जब तक आपको आपका प्रोडक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो बिज़नेस तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बस गोट मीट ही होता है, मतलब, और होना भी वही चाहिए। लेकिन क्या जितने भी गोट फार्मर हैं, कोई भी गोट फार्म अगर आप जाके देखेंगे तो वो अपनी गोट्स को मीट के लिए बेच रहे हैं क्या? आपको 90% जो आंसर होगा वो नो में मिलेगा। वो कहेंगे नहीं, क्योंकि इतनी हमारी गोट बनी नहीं पाती है कि वो हम मीट के लिए उसे बेचें, है ना। तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बेचा जाता है और उससे वो गोट फार्मर्स वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग आते इसी पर्पस से, मतलब यही दिमाग में रखे हैं कि वो गोट मीट को बेचेंगे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग गोट फार्मर से आप पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा कि वो गोट मीट के लिए नहीं बेचते, क्योंकि मार्केट में उनका जो प्रोडक्ट है वो इतने पैसों में तैयार ही नहीं हो रहा है, उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, सेलिंग प्राइस मार्केट का मीट के लिए कम है। तो ये उनका ख्याल ख्याल ही रह जाता है। तो फिर कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? So they wouldn't able to sell it for meat because their production cost is always higher than the prevailing market price. मार्केट प्राइस में जो सेलिंग प्राइस जो चल रहा है गोट का मार्केट में, उससे ज़्यादा उनकी कॉस्ट आती है। तो वो ऐसे कस्टमर ढूंढते हैं जिन्हें गोट की ज़रूरत हो, मतलब वही गोट जो उन्हें मीट के लिए बेचनी थी, तो वो अपनी गोट को दूसरे फार्मर्स को ब्रीडिंग के लिए बेचते हैं, या तो और बताते हैं कि ये बहुत बढ़िया नस्ल है, हम इस नस्ल को ख़रीद के लाए थे। या फिर वो, क्योंकि जब ब्रीडिंग की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है फेस्टिवल पर्पस के लिए, सेक्रीफाइस के लिए। तो फेस्टिवल पर्पस के लिए बेचेंगे या फिर ब्रीडिंग के लिए बेचेंगे। इसमें जो कॉस्टिंग होती है, मतलब इसकी जो सेलिंग प्राइस होती है ब्रीडिंग के लिए या उसके लिए फेस्टिवल के लिए, कोई ईद के लिए, होली के लिए, किसी भी फेस्टिवल के लिए कोई ख़रीद रहा है, तो उसकी प्राइस आम तौर पे मार्केट से हाई रहती है। तो ये एक पर्टिकुलर तरीका होता है अपनी गोट को ज़्यादा प्राइसेस में सेल करने का। यही गोट जो ब्रीडिंग के लिए बेची जा रही है, इसे ही आप मार्केट में ले आएँ, तो मार्केट मतलब मीट के मार्केट में, तो इसके इतने प्राइस नहीं मिलेंगे आपको जितने वहाँ ब्रीडिंग के नाम पे इसे सेल करने पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि लोग ऐसे एनिमल क्यों रेज़ नहीं करते हैं या कर पाते हैं जो कि मार्केट रेट के हिसाब से चलें। देखिए, यहाँ पे एक सवाल है कि आपने एक गोट तैयार की, आपको 12,000 रुपये लगे वो गोट तैयार करने में। मान लीजिए 2 साल की उसकी एज है। अब 12,000 की गोट है और 30 किलो की है वो, मतलब क्योंकि जब ये गोट पैदा हुई होगी इसके साथ और भी गोट्स होंगी, मोर्टलिटी हो जाती है 20-30%, वो मोर्टलिटी भी इसमें काउंट होगी, जो इसे आपने खिलाया है वो भी काउंट होगा, जो लेबर कॉस्ट होगी वो भी काउंट होगी, सब कुछ मिला के 12,000 रुपये में ये तैयार हुई है। एक बार इसने हो सकता है बच्चे भी दिए हों, 30 किलो की गोट में से 15 किलो मीट निकलेगा।
और ये 15 किलो मीट जो होगा, अगर हम इसे 600 के हिसाब से लगाएं, कि वही 250 रुपये के हिसाब से लगाएं, तो 7,500 रुपये की ये गोट मीट मार्केट में बैठेगी। तो कोई भी फार्मर नहीं चाहेगा कि मैं इतनी कम में इसे सेल कर दूं। यही तो तरीका है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब हमें क्या करना है, सवाल ये उठता है कि उस प्राइस कैप में हम अपनी गोट क्यों नहीं तैयार कर पाते हैं जिस प्राइस कैप में मार्केट हमें डिक्टेट करती है। हमें मार्केट कह रही है कि आप 250 रुपये में इसे तैयार करिए। तो यही इसका आंसर है कि हम उसका जो मैनेजमेंट है, हम अपनी एंटरप्राइज मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। जो पहली वीडियो आपने देखी, पहला लेक्चर आपने देखा, उसमें मैंने एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था। हम एंटरप्राइज मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, हम ये नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी फीड कॉस्ट हाई है। क्या क्या रीज़न है जो गोट हमारी सेल हो रही है, क्या रीज़न है कि हमारी गोट के प्राइसेस, जो सेलिंग प्राइस है, या ये कहें कि कॉस्टिंग है, जो कॉस्टिंग है सीपी, जो कॉस्टिंग आ रही है वो इतनी हाई क्यों है? क्या हम फीडिंग ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारा फीड महंगा है, या फिर हमारे यहाँ मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा है, मर जाते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर एनिमल, या फिर हमारा जो फीड की एफिशिएंसी है वो बहुत कम है, कि खाती बकरी ज़्यादा है और उससे गेन कम होता है। तो वो सारे जो रीज़न्स हैं, या मॉर्बिडिटी है, एनिमल हमारे यहाँ बीमारी रहते हैं, तो मॉर्बिडिटी, अगर बीमार रहते हैं तब भी नहीं बढ़ेंगे। कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे प्राइसेस हाई जा रहे हैं? तैयारी जो हमें लानी है गोट मीट की, वो 250 रुपये से कम में लानी है। उसे फिर बेचें आप चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी मतलब लेने वाले को बेच सकते हैं, तो कोई उसमें इतना मसला नहीं आता है। लेकिन जो आपको उसकी कॉस्टिंग लेके आनी है वो 250 रुपये से कम लेके आनी है। जितनी 250 रुपये से कम उसकी पर केजी लाइव वेट, पर केजी लाइव वेट की जो उसकी कॉस्टिंग आएगी वो 250 रुपये से जितनी कम होगी, उतना सक्सेसफुल गोट फार्म हमारा चलेगा। तो पूरी ट्रेनिंग का फोकस यही रहेगा, यही है। क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊं गोट फार्मिंग से रिलेटेड, अगर वो फार्म ही ना चले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बीमारियों से बचाव, बीमारियों का इलाज, उसकी गोट की रख रखाव, मैनेजमेंट, फीडिंग, न्यूट्रिशन, हर चीज़ इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम उसे कम से कम पैसों में तैयार करें। तो हम एक पॉइंट को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमने ये पूरे लेक्चर को तैयार किया है। वो पॉइंट क्या है हमारा? वो पॉइंट ये है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है जिसे हम सेल करने वाले हैं। अब गोट फार्मिंग में इस बात को जानना कि प्रोडक्ट क्या है, यही सक्सेस का पहला स्टेप आपकी हो सकता है। गोट फार्मिंग के अंदर का आपको सक्सेसफुल होना है तो इस पॉइंट को पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या सेल करना है मार्केट में। क्या वो आपको बकरी के बच्चे सेल करने हैं, इसे पहले ही आप दिमाग में अपने बिठा लें, या फिर आपको गोट मीट के लिए सेल करनी है, या फिर आपको अपनी गोट फेस्टिवल के लिए सेल करनी है, ईद के लिए या और कोई फेस्टिवल जो होता है, होली वगैरह, या फिर आपको ब्रीडिंग के लिए इसे सेल करना है। जब आप एक बार अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी आप इसमें पर्सनल चॉइस होगी आपकी कि आपको उसे शुरू किस तरीके से करना है। तो मेरा तो इसमें यही सुझाव है कि जो दूसरा पॉइंट है, गोट को मीट के लिए तैयार करें और बेचें, चाहे आप किसी भी पर्पज़ के लिए। आप उसके बच्चे भी बेच सकते हैं, फेस्टिवल के लिए भी बेच सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए भी बेच सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल और स्केलेबल मॉडल है गोट फार्मिंग का, जिसे इस स्केलेबल बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जिसे एज ए बिज़नेस किया जा सकता है। फार्मिंग, गोट फार्मिंग को फार्मिंग की तरह करेंगे तो आप फार्मर ही रह जाएंगे।
अगर एज ए बिज़नेस आप उसे करना चाहते हैं तो आपको गोट मीट के लिए रेज़ करनी होगी विद इन दी सेम प्राइस कैप जो कि मार्केट का प्राइस आपका होगा। जितने भी दूसरे पॉइंट्स हैं वो इजी तो हैं, आप बच्चे सेल करने लगे इजी है, फेस्टिवल के लिए तैयार करने लगे ये भी इजी है, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है, ये बिज़नेस नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप जनरल मार्केट में जाएं तो आपको इसके कस्टमर नहीं मिलेंगे। जो जिसे बच्चे चाहिए होंगे या जिसे गोट के बच्चे ख़रीदने हैं वो मान लो 10 लोग हैं, जिसे फेस्टिवल के लिए गोट ख़रीदनी है वो भी हो सकता है 20 लोग होंगे। लेकिन जो ब्रीडिंग के लिए बक खरीदेंगे या गोट्स खरीदेंगे वो तो 2 ही होंगे पूरी पॉपुलेशन में। लेकिन जो मीट के लिए ख़रीदेंगे वो तो पूरी की पूरी नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, जो भी मीट खा रही है वो तो हज़ारों में हो सकते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग मतलब पीपल हो सकते हैं, हज़ारों लोग हो सकते हैं जो आपके कस्टमर बन सकते हैं जो मीट को खा रहे हैं। तो बेसिकली जो बेचने वाला है मीट को वो आपका कस्टमर बनेगा जब आप उसे उस प्राइस कैप में लेकर आएंगे, और वहाँ पर हज़ारों लोग हैं जो कि उस मीट को परचेज़ कर रहे हैं। तो उस हमें बिज़नेस को देखना चाहिए जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है वो स्मूथ है हमारे प्रोडक्ट की, है ना। तो दूध क्यों मतलब दूध के लिए गाय पाली जाती है, लेकिन गोट पाली जा रही है मीट के लिए नहीं पाल रहे हैं। फार्म जो कि कर रहे हैं वो मीट के लिए नहीं हो रहा। अगर मीट के लिए फार्म हो तो वो बंद ही ना हो। तो इस वजह से हमें उस पॉइंट को देखना होगा कि जो जनरल मार्केट है उसके अंदर कस्टमर कौन सा आ रहा है, और वो कस्टमर उस कस्टमर का अगर वो ज़्यादा है, मान लीजिए आपका जो कस्टमर आ रहा है इसका उसका बेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ही स्केलेबल मॉडल वो बन सकता है। जैसे ब्रॉयलर का है, ब्रॉयलर में चूज़ा बेचा जाता है, चिक्स आता है, फिर फीड आएगा, मेडिसिन होंगी, और उसे लिया मतलब चिक्स को और ब्रॉयलर बना के सीधा इसका मार्केट लगता है और मार्केट में सेल कर दिया। इसमें सिर्फ यही चलता है एफसीआर कितना ग्रोथ हुआ, ये मान लीजिए 35 दिन में 2 किलो का हो जाता है। एफसीआर का मतलब है फीड कन्वर्जन रेशो। फीड कन्वर्जन का मतलब है कि 3 किलो फीड खाता है और 2 किलो का ये हो जाता है, 3 किलो फीड में और 2 किलो लाइव वेट ये मतलब हो जाता है। तो बिज़नेस कितना प्रेडिक्टेबल है। अब कम होगा, आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, कॉस्टिंग प्राइस आपकी कम है, सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा है, माइनस करेंगे मार्जिन आपके मिल जाएंगे। अगर ये ब्रॉयलर मर गया, चिक्स मर गए, इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, फीड ज़्यादा खाया, तो जाहिर सी बात है कॉस्टिंग प्राइस इसकी बढ़ने लगेगी, जो कॉस्टिंग होगी सेलिंग प्राइस उतनी है, मार्जिन इसमें घट जाएंगे। तो यही मॉडल आपको गोट में भी अपनाना होगा। तो तैयार जो करनी है गोट, जो भी लेक्चर्स हैं ट्रेनिंग के, जो भी ट्रेनिंग होगी, ये हम इसी को फोकस करेंगे, और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। किसी भी गोट की ट्रेनिंग में इसके ऊपर बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम गोट फार्मिंग बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी हमारा मेन फोकस रहा या रहेगा वो यही है कि हम अपनी कॉस्टिंग को कैसे मार्केट के अंदर लेकर आएं, और यही अपना माइंड सेट करके आगे की तरफ चलें।